ममता एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। ममता को ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई नई चीजों का ऑर्डर करती रहती थी। एक दिन कुरियर कंपनी का एक आदमी आकर ममता की माँ को एक पैकेट देकर गया। पैकेट देखकर ममता की माँ कहती है, ममता बेटी यह कोई पैकेट आया है, देख तूने ही कुछ मंगवाया है लगता है। हाँ माँ, मेरी नई लिपस्टिक आने वाली थी, लाओ दिखाओ तो जरा। ममता ने जैसे ही पैकेट खोला, ओहो, मैंने तो ये रंग बोला ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये वापस हो जाएगा। मैं वापस करने के लिए मैसेज कर देती हूँ। कुछ दिनों बाद ममता मैं बाजार जा रही हूँ बेटी, मिक्सी खराब हो गई है, सोच रही हूँ नई ले आती हूँ। माँ दुकान पर क्यों जाती हो, तुम्हारा तो सारा दिन मिक्सी ढूंढने में लग जाएगा, ऑनलाइन मंगवा लो। ना बेटा, ऑनलाइन में चीजों का कोई भरोसा नहीं रहता, देखभाल कर लेने में ही समझदारी है। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं देखभाल कर ही खरीदूंगी, कल तक तो डिलीवरी भी हो जाएगी, तुम विश्वास तो करो ना। ठीक है, तू कहती है तो मंगवा ले ऑनलाइन। ममता ने ऑनलाइन मिक्सी का ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद माँ मिक्सी आ गई। कितने की है? ये 4000 की है। इतनी महंगी, बाप रे। माँ इसमें बहुत से फीचर्स हैं, ये जूस भी निकाल कर देती है, तुम चिंता क्यों करती हो? ममता की माँ को मिक्सी बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद ममता के पिता ने कहा, बेटा मैं सोच रहा हूँ अपने खेतों के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लूं, लेकिन वह तो बहुत महंगा है, सोचता हूँ लोन ले लूं। पिताजी अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद लेना, पैसे भी बचेंगे और अच्छी चीज भी मिलेगी। हाँ जी, ममता के कहने से हमने मिक्सी खरीदी थी और मिक्सी बहुत अच्छी निकली, तो ट्रैक्टर भी अच्छा ही होगा। और ममता और उसकी माँ के कहने पर उसके पिताजी ने भी ऑनलाइन ट्रैक्टर मंगवा लिया। लेकिन यह क्या, जब ट्रैक्टर आया तो सभी हैरान हो गए। ट्रैक्टर देखकर ममता के पिताजी ने ऑनलाइन कंपनी वाले से कहा, अरे भैया ये तुम क्या ले आए हो, मैंने तो ट्रैक्टर मंगवाया था, कोई बच्चों का खिलौना नहीं। अरे साहब हमें क्या, जो आपने ऑर्डर किया था हम लेकर आए हैं, आप रिसीविंग कीजिए और अपना ऑर्डर लीजिए, आपको कोई शिकायत है तो कस्टमर केयर में कीजिएगा। माफ कर दीजिए पिताजी, मॉडर्न समाज में रहकर अब मैं ये चीजें सीख चुकी थी, लेकिन अब मैं ये बात भी सीख चुकी हूँ कि हर चीज देखभाल कर ही खरीदनी चाहिए। अब ममता को समझ आ गया था कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हमें पहले चीजों की डिटेल देख लेनी चाहिए कि वह क्या चीज है, वह कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है और उसकी क्वालिटी कैसी है, वरना हम सबको मिनी ट्रैक्टर की तरह धोखा हो सकता है, जैसे कि ममता को हुआ। मनोज एक लापरवाह नौजवान था, उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। उसके पिता के पास एक ट्रैक्टर था जिसे वह चलाना बंद कर चुके थे। मनोज की माँ मनोज से बार बार कहती थी, बेटा मनोज तुम्हें इस ट्रैक्टर को काम में लाना चाहिए, अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाई करो। अरे माँ अभी तो मैं 25 साल का हूँ, अभी से कमाई के बारे में क्यों सोचूं? आप तो बूढ़े हो गए हो, मुझे लगता है आपको और पिताजी को कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाना चाहिए। मनोज ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। इन बातों से दुखी होकर मनोज के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अच्छा हुआ माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए, अब मैं अपनी प्यारी मधु से खूब मिलूंगा और उससे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद मनोज मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। यह देखकर मधु के पिता ने कहा, बेटा तुम कुछ काम तो करते नहीं, फिर घर कैसे चलाओगे? जी मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उसे किराए पर दे दूंगा या खुद उसे चलाऊंगा, कमाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को देश विदेश की सैर करवा सकते हो? क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? हाँ हाँ पिताजी, आप इसकी परवाह ना करें, वो सब हो जाएगा। मनोज ने पैसों के लिए अपना घर बेच दिया
घर बेचकर मनोज ने ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगाकर एक चलता फिरता घर बना दिया और सारा सामान ट्रैक्टर में डाल दिया और मधु से कहा, मधु देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, शादी के बाद हम ट्रैक्टर पर ही अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। देखो मैंने ट्रैक्टर में कितना अच्छा घर बना दिया है। मनोज और मधु की शादी हो जाती है। दोनों अपने ट्रैक्टर पर अलग अलग जगह घूमते हैं। जो जगह उन्हें पसंद आती वहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, लेकिन मनोज की गुस्से की आदत की वजह से हर कहीं उसका झगड़ा होता है। यह देखकर मधु कहती है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे तो हम सबको अपना दुश्मन बना लेंगे। कुछ तो सोचो, अब हम माँ बाप बनने वाले हैं और तुम हो कि अब तक बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। अच्छा बाबा, अब ऐसा नहीं करूँगा। चलो कुछ दिन के लिए अपने गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही मनोज हमेशा की तरह अपना ट्रैक्टर अपने घर के आगे खड़ा कर देता है। यह देखकर घर के नए मालिक राजू की पत्नी बाहर आती है। अरे अरे, ये मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? भूल गए अब ये घर हमारा है। चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आप लोगों को घर बेचा है, बाहर की जगह नहीं। मैं अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूँगा। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गांव के सरपंच को आना पड़ता है। यह देखकर मधु के पिता कहते हैं, बेटा मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। ये ट्रैक्टर तुम मेरे घर के बाहर खड़ा कर लो। यूं बेवजह किसी से झगड़ा क्यों करते हो? बुरा मत मानिए, आपका घर मेरा घर नहीं है, वह तो मेरा ससुराल है। मैं तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूंगा। यह सुनकर मधु के पिता कहते हैं, देखो तुमने गृहस्थी शुरू करने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब इस गलती का सुधार करो और ट्रैक्टर से काम करो और खुद पैसे कमाकर अपना खुद का पक्का घर बनाओ। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया, अब से मैं यही करूँगा। अब मनोज की समझ में आ चुका था कि ट्रैक्टर पर चलते फिरते घर से कभी गृहस्थी नहीं बसती, उसके लिए एक स्थायी मकान होना आवश्यक है। केले जैसी गाड़ी। राजनगर में मॉडल नाम का एक बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। वहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी। राजनगर का हर कोई इंसान अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहता था। इसी स्कूल में विजय का बेटा राजू भी पढ़ता था। एक दिन राजू अपने पापा से कहता है, पापा अगले महीने मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। बहुत अच्छे बेटा, क्या तुम भी किसी एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं पापा, टीचर ने मुझे ऑफर किया था पर मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। पर पापा, सभी बच्चों के पापा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, वरना दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। विजय राजू को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन वह चुप हो जाते हैं। विजय जो खुद एक अच्छे कार मैकेनिक थे, एक तरकीब लगाते हैं और बहुत कम पैसों में एक गाड़ी खरीद लेते हैं और 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद उसे वो मॉडिफाई करते हैं। और एक दिन आकर वह अपने बेटे राजू से कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बेटा, हम अगले महीने स्कूल के फंक्शन में अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच पापा? हाँ बेटा, मेरा विश्वास करो। अब तुम भी स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है पापा, मैं कल ही टीचर को अपना नाम लिखवा दूंगा। राजू अपने फंक्शन की तैयारी करने लगता है और इधर विजय कड़ी मेहनत से बहुत कम पैसों में एक बेहतरीन कार बना देता है। उस कार की खासियत थी उसका रंग और रूप। और ठीक फंक्शन से एक दिन पहले, राजू बेटा घर से बाहर आओ, देखो अपनी नई कार। सच पापा? राजू जब घर से बाहर आकर अपनी कार देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विजय ने कार को केले जैसा रंग रूप दिया था, जिससे वो बहुत ही अद्भुत दिख रही थी। अगले दिन राजू अपने पापा के साथ केले जैसी कार में स्कूल गया। रास्ते में सभी लोग उस कार को निहार रहे थे। राजू के सभी दोस्तों ने उस कार की बहुत तारीफ की और राजू ने भी फंक्शन में अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से किया। इस तरह राजू और विजय दोनों की मेहनत रंग लाई।
और दोनों ने अपनी मेहनत से उस दिन को एक सफल दिन में बदल दिया। जादुई भैंस। रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखीराम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ, वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए। वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू? उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई। रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ। मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया। जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। Please subscribe.